भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इतनी मंदबुद्धि के हैं कि वे 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ समझते हैं और कांग्रेस के जो लोग कूट कूट कर भाग रहे हैं वह उनकी मंदबुद्धि के कारण ही भाग रहे हैं। वीडी शर्मा ने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के जवाब में ये बयान दिया गया है कि दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे गांव चलो अभियान के सिलसिले में ग्वालियर पहुंचे थे। इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछड़ा वर्ग की जगह सामान्य वर्ग का बताते हुए टिप्पणी की गई है, तब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इतनी मंदबुद्धि के हैं कि वे 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ समझते हैं। राहुल गांधी जनरल कैटेगरी पर किस तरह से बात कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग समाज को लेकर किस तरह की बात कर रहे हैं, ये समझ से परे है। कांग्रेस के लोग जो कूद कूद कर भाग रहे हैं वो उनकी मंदबुद्धि के कारण भाग रहे हैं। वीडी शर्मा ने बताया कि भाजपा ने देश में गांव चलो अभियान शुरू किया है। ये अभियान 4 फरवरी से 11 तक चलाया जाएगा, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता 24 घंटे गाँव में रहेंगे और सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी देंगे। 53,000 गाँवों में 25 लाख कार्यकर्ता गाँव-गाँव पहुँचेंगे। मध्य प्रदेश में इस अभियान के तहत 62,000 प्रवासी कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे और इतने ही कार्यकर्ता संयोजन संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गांव की चौपालों पर गांव के लाभार्थी भी नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि गांव के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन आया है। जब मैं गांव में गया तो नए नौजवानों के साथ बैठक, प्रबुद्ध जनों के साथ चर्चा हुई। चाय की दुकान पर गया तो डिजिटल पेमेंट देश देखने को मिला है। छोटे गांव में छोटे चाय वाला भी डिजिटल पेमेंट कर रहा है। लोग कहते थे कि गांव में संभव नहीं है, लेकिन एक गांव में फेरी लगाने वाले लोग भी 10,000 का लोन लेकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। गरीब कल्याण, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना हर घर में है। 24 घंटे में जो आशीर्वाद जनता का मुझे मिला, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, सामाजिक बदलाव हुआ है। लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। वही ड्रोन दीदी अभियान की भी जानकारी गांव-गांव की महिलाओं को है। सभी नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव और शहरी वार्डों में गांव चलो अभियान में जाएंगे। भाजपा कार्यकर्ता हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हमारा टारगेट 58% वोट बढ़ाकर 68 से 70% वोट बढ़ाने का है। ये काम हम गांव चलो अभियान के तहत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैंने गांव को देखा है। को दरकिनार भारत शायद मायावती जी को ध्यान में होगा और होना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर को भी भारत रत्न के लिए प्रयास किसी ने किए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए उसमें मुख्यमंत्री के ऐसे चेहरे पार्टी ने चयनित किए जिनके बारे में पहले बड़े-बड़े नेताओं ने सोचा नहीं था। तो अब आपकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी नए कार्यकर्ता को भी मौका मिल सकता है। तो ऐसे पैनल में है क्या? भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल और कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। मैं शब्द उपयोग कर रहा हूँ, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते से कार्यकर्ता को कहाँ कब क्या करना, ये हमारा नेतृत्व हमेशा प्रयास करता रहता है, नए नए प्रयोग भी करता है और इस नाते से रणनीतिक तैयारी के साथ जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा। ये तो ये आपके विचार हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के विकास में अडवाणी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। देश के गृह मंत्री रहे, देश के वरिष्ठ नेता रहे, राम मंदिर या और भी काम श्रद्धेय अडवाणी जी ने जो प्रयास किए तो देश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी प्रकार से पीवी नरसिंह राव जी की देश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं ये नहीं कहता हूं कि राजीव गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। मैं ये नहीं कहता हूं कि राजीव गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि राजीव गांधी से ज्यादा भूमिका नरसिंह राव की भी रही होगी। तो कांग्रेस को सोचना चाहिए था कि नरसिंह राव को भारत रत्न क्यों नहीं दिया था। तो ये तो कांग्रेस के लीडर ये केवल वोट बैंक, छल कपट और झूठ की राजनीति करने वाले तंत्र बचे और इनके पास कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं मिलता है तो ईवीएम पर आ जाते हैं। सिंधिया जी भी लोकसभा का लड़ेंगे। मैं ओवरऑल जानना चाह रहा हूँ, जो राज्यसभा सांसद हैं जिनके कार्यकाल अभी
2-2.5 साल बचे हुए, क्या वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये निर्णय करने का अधिकार केंद्रीय नेतृत्व को है। राज्यसभा के सम्मानीय सदस्य भी चुनाव लड़ सकते हैं और उन्हें अगर केंद्रीय नेतृत्व को लगेगा तो उन्हें सूचना मिलेगी कि आपको चुनाव लड़ना है। तो इसलिए इसमें प्रदेश इकाई को किसी प्रकार का राज्यसभा के चुनाव की दृष्टि से हमारी जो प्रोसेस है वो हम कर रहे हैं। पैनल तैयार करना, कौन कार्यकर्ता इसके योग्य हो सकते हैं, समाज के कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें राज्यसभा में जाने से इस प्रदेश को लाभ मिलेगा, तो उसकी तैयारी हम जरूर कर रहे हैं। लेकिन कौन प्रत्याशी होगा राज्यसभा का, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। उसमें माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी शामिल है। नासिर जी, क्या उनके लिए केंद्र क्या सोचता है वो जरूर बताएंगे। नासिर जी को लेकर एक बड़ा सवाल दिन भर से चर्चाओं में था कि बोले कि जो महापौर है सारदा सोलंकी वो शामिल हो रही है आपके। ऐसे कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो किसी दल के हैं या सामाजिक दृष्टि से हैं, ज्वाइनिंग का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। हमारे नरोत्तम जी उस टीम के इंचार्ज हैं। तो हम तो ये प्रयास भी कर रहे हैं कि अच्छे लोग समाज के आए और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, और केवल पॉलिटिकल लोग नहीं, समाज में प्रभावी काम करने वाले लोग। मैं तो मेरे पत्रकार मित्रों से भी ये कहूंगा कि अगर किसी को लगता है कि मैं कुछ भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कर सकता हूं तो मैं तो स्वागत करता हूं। टिकट की संभावना है क्या? अरे सबको संभावना है। तो ऐसे चाहे वो महापौर हो चाहे कोई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो तंत्र है वो जरूर एक बार ये सोचता है कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो इसलिए उनको आना होगा, कब आना है, ज्वाइनिंग करना है नहीं करना है, हमारा जो लीडरशिप है वो जरूर इसके बारे में सोच करके तय करेंगे। 5 सीटें खाली हो रही हैं, तो 5 में से 4 सुनिश्चित हैं और एक का कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकती है, कोई बड़ी बात है क्या? तो इसलिए, और ग्वालियर चंबल संभाग तो ग्वालियर चंबल संभाग है, तो आपने कहा है तो बिल्कुल प्रतिनिधित्व मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है? मिल सकता है। प्रदीप जी, विनोद जी, एक एक करके विनोद जी, प्रदीप जी का हो जाने दीजिए, प्रदीप जी का हो जाने दीजिए, फिर विनोद। नकुलनाथ की बीजेपी में जाने की चर्चाएं अखबारों में आती रही है, तो क्या वो बिल्कुल झूठ है? अगर थोड़ा बहुत भी उसमें संभावना है तो आप उसमें रोटी डालें। दूसरा सवाल मेरा ये है कि सांसद नकुलनाथ जी अगर बीजेपी में आना चाहते हैं तो क्या आप उनको स्वीकार करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज भारत नहीं दुनिया के अंदर, मैं आज आपको कुछ कहूंगा तो आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा, दुनिया के कई देश के डिप्लोमेट भारतीय जनता पार्टी का अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं। मुझे स्वयं, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मध्य प्रदेश का ऑर्गेनाइजेशन आइडियल है, ये ग्रुप आया है, आप इससे मिलिए और भाजपा कैसे काम करती है ये वो जानना चाहते हैं। तो दुनिया के अंदर संगठन की इतनी लोकप्रियता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो आज देश के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है और कांग्रेस जब नकार देती है तो कई लोगों के अंतर मन हिल जाते हैं। सर, नकुलनाथ का जवाब नहीं दिया। और नकुलनाथ के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये तो वही बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी को लगता है कि देश के लिए, समाज के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी इसका अच्छा फोरम हो सकता है, तो ऐसे सभी लोगों का स्वागत है, उसमें नकुलनाथ भी एक है। विनोद जी का प्रश्न, नासिर जी, इसके 400 पार का नारा है तो मध्य प्रदेश में 29 पार का नारा रहेगा। 29 की 29 जीतेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हमारा टारगेट मात्र 29 सीटें नहीं, 29 तो जीतेंगे। हमारा टारगेट है 58% जो वोट मिला था 2019 में, उसे बढ़ाकर 68 से 70% लेकर के जाना, ये हमारा टारगेट है। हम इस पर काम कर रहे हैं। इसलिए बूथ के अभियान में बूथ सशक्तिकरण और प्रत्येक बूथ पर 51% वोट, ये हमारा टारगेट है, इस पर हम काम कर रहे हैं। जावेद जी पूछिए। मेरा सवाल है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा का टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे? बैठिए जी। माननीय शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। भारत के अंदर सर्वाधिक समय तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहने का उनका रिकॉर्ड है
तो उनके बारे में फिर मैं कहूं, मैं तो बहुत छोटा भी हूं और उनसे मैंने सीखा है, तो इसलिए उनके बारे में निर्णय क्या करना है केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि माननीय शिवराज जी राज्यसभा में जाएंगे कि लोकसभा में आएंगे कि आगे क्या होगा। पूछिए क्रम के अनुसार फिर आपके पास आते। पूछिए 1 मिनट पुरोहित जी रुकिए, सर्वे जी पूछिए। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जन्म से ओबीसी नहीं है, राहुल गांधी का कहना है, क्या कहना? राहुल गांधी जी, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि, अब मैं कुछ गलत शब्द तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो इतने मंद बुद्धि के हैं कि पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को वो बेवकूफ समझते हैं। एक इतने बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेता इस प्रकार की भाषा बोले हैं, ये उनकी नासमझी ही इसको कहा जा सकता है। और क्या कहा जाएगा कि कोई भी लॉजिक दे रहे हैं, ये लॉजिक है कोई? और किसी जाति विशेष पर, किसी जाति के बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं आप। जनरल कैटेगरी के बारे में किस प्रकार की बात कर रहे हैं, फिर ओबीसी पर आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? ये मंद बुद्धि है उनकी, और जिसके कारण से इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग जो कूद कूद के भाग रहे हैं, ये उनकी बुद्धि के कारण से कूद कूद के भाग रहे हैं कि क्या करें, यहां करें क्या, यहां तो यही चलेंगे और हालात इनके ऐसे हैं। तो कांग्रेस के देश भर के नेता, इसलिए हमने कहा कि कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो गई। सर्वेश जी, ये जो विधायक सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाया गया था, तो अब क्या जो विधायक बन गए हैं फिर से उनको सांसद का चुनाव, मैंने कहा ना संभावनाएं सब होती हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। चुनाव जीतना ही क्राइटेरिया है, और चुनाव जीतने के लिए हमारा नेतृत्व कोई भी रणनीतिक तैयारी कर सकता है, जो विधानसभा में की वो लोकसभा में भी करेगा। पूछिए। ये तो सर भाजपा